वेलकम बैक। खबर तो आप लोगों को मिल गई होगी कि हिंदुस्तान में अभी अनप्रेसिडेंटेड कोयले का परेशानी चल रहा है। भारत के अंदर कोयले की कमी हो गई है। कोयला क्या काम करता है शायद आपको नहीं पता, लेकिन हिंदुस्तान की 70% इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कोयले के कारखानों से होती है, कोयला के पावर प्लांट से होती है। दुनिया भर में ये कहा जाता है कि हिंदुस्तान बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड है। हमारा ये जो सब कॉन्टिनेंट का एरिया है बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड है। बेसिकली इसका रीज़न है कि हम मासिव पॉपुलेशन है और हमें इसकी इलेक्ट्रिसिटी के लिए कोयला जलाना पड़ता है। चाइना के साथ भी सेम प्रॉब्लम है। पाकिस्तान के फैसलाबाद की अगर बात कर लें या बांग्लादेश के ढाका की सिचुएशन करीब करीब सेम है। अब हिंदुस्तान के अंदर अगर कोयले की इतनी डिमांड है तो नेचुरली हमें 2 महीने 3 महीने 4 महीने का आगे का कैलकुलेशन करके चलना पड़ता है। लेकिन ये कैलकुलेशन कहीं ना कहीं फेल हुआ है और अब इसको फैंसी नाम दिए जा रहे हैं। वो मैं आपको बताऊंगा क्या फैंसी नाम दिया जा रहा है। सबसे पहली बात, कोयले का जो प्रॉब्लम है उसके बाद आम जनता को कहा जा रहा है कि बिजली की खपत कम की जानी चाहिए और ये समस्या आने वाले 5 से 6 महीने में सुलझेगी। जो कोयले के मंत्रालय हैं, जो पावर के मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि ये टच एंड गो सिचुएशन है। यानी मतलब आप ये मान लीजिए कि एक एरोप्लेन के रूप में प्रॉब्लम आ रही है, वो रनवे को टच करेगी और फिर वापस चली जाएगी। इसका मतलब प्रॉब्लम लंबे समय तक नहीं रहेगी। मतलब कितना फैंसी टर्म है टच एंड गो। आम जनता को ऐसे ही बरगलाने की बात होती है हमेशा। खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक, हिंदुस्तान और पूरे सब कॉन्टिनेंट को कहा जाता है हम लोग पोल्यूशन बढ़ा रहे हैं। इसके लिए हमें हमेशा कभी भी क्लाइमेट की बात होती है या कार्बन फुटप्रिंट कम करने की बात होती है तो हमें कहा जाता है कि हमें दूसरे एनर्जी सोर्सेज पे जाना चाहिए, इंडिया को जाना चाहिए। और जब अब देश के अंदर नोबेल बांटे जाने की बात है, नोबेल के लिए लोगों में लालायित है, इच्छाएं हैं, तो आम जनता की किसको पड़ी है? वर्ल्ड कम्युनिटी में हमें दिखाना है कि हम कुछ कर रहे हैं। खैर, बात ये नहीं है, बात दूसरी है। कोयले का संकट हिंदुस्तान में क्यों हुआ, इसके काफ़ी कारण है। सबसे बड़ा कारण तो मैं आपको ये बता दूं, मिसमैनेजमेंट। कैलकुलेट नहीं कर पाए डिमांड क्या होगी, या सर्दियों में हीटर की क्या ज़रूरत पड़ने वाली है नॉर्दर्न पार्ट्स में, या किस प्रकार की चीज़ें होंगी। दूसरी बात, ट्रस्ट नहीं है सिस्टम में। मतलब ट्रस्ट नहीं है सिस्टम में, मैं बताता हूँ कैसे। तीसरी बात, आम जनता मरेगी मरने दो, क्योंकि जो पॉश एरियाज़ है जहाँ बड़े लोग रहते हैं वहाँ पर कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं होती है। गरीबों की बस्तियों की लाइटें काट दी जाएंगी दिवाली पे, लेकिन उन लोगों के घर रोशन होंगे जो हाई क्लास एरिया में रहते हैं। ठीक है। मिसमैनेजमेंट, जैसा मैंने कहा, आने वाले 2 से 3 महीने का हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क होना चाहिए। हमेशा ही कोल के पास, कोल जो पावर प्लांट है उसके पास एक मिनिमम अमाउंट ऑफ स्टॉक होना चाहिए। लेकिन जैसा कि हो जा रहा है मॉडर्नाइज और मोनेटाइज, तो यही हुआ कि जो स्टॉक रखते हैं वो एक कोस्ट पे आता है। अब कोस्ट कटिंग के नाम पे पूरे देश के अंदर नौकरियां बंद कर दी गई है, तो कोयले की रिक्रूटमेंट कैसे होगी? दूसरी बात, सिस्टम में ट्रस्ट नहीं है। अगर मैं आपको ये कहूँ कि पूरे भारत में जितने 135 कोल पावर प्लांट्स है उसमें 80% से ज़्यादा कोयला कोल इंडिया लिमिटेड सप्लाई करता है। कोल इंडिया को आपको पता है सरकारी कंपनी है, और सरकारी कंपनियों से इस पिछले कुछ 2-4 सालों में अलग लेवल की दुश्मनी चल रही है। तो मतलब कम कहे को ज़्यादा समझिएगा। कमिंग बैक टू द टॉपिक, चाइना ने कोयला ज़्यादा खरीदना स्टार्ट कर दिया है। कोयला चाइना में भी होता है, कोयला हिंदुस्तान में भी होता है, लेकिन हमारा कोयला एकदम थोड़ा घटिया टाइप का है। मैं एक राष्ट्रभक्त इंसान हूँ, भले ही आप मुझे एंटी नेशनल कह दें, लेकिन मैं फुल 100% खालिश 100% शुद्ध भारतीय हूँ और एक राष्ट्रभक्त भारतीय हूँ। लेकिन ये मानने में समस्या नहीं है मुझे कि भारत का कोयला थोड़ा उतनी क्वालिटी का नहीं है जितना हम इम्पोर्ट करते हैं इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से। यहाँ से आने वाला कोयला जो पावर आउटपुट देता है, जो हीट जनरेट करता है जिससे हमारे पावर प्लांट्स चलते रहें, वो हाई क्वालिटी का होता है। राख, कचरा या जो अनयूजेबल या इनएफिशिएंट पार्ट्स है वो कम होता है इन कोयलों में। अब दिक्कत यह है कि चाइना ने भी पोल्यूशन को टैकल करने के लिए अपने ही देश के कोयले को इस्तेमाल करना कम कर दिया है। तो उन्होंने इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से आने वाले कोयले को महंगी दर पर खरीदना स्टार्ट कर दिया। जो कोयला इंडोनेशिया से $86.68 पर टन मिल रहा था अप्रैल में, वो कोयला अब इंडोनेशिया का कोयला अगस्त में 162 प्रति टन मिल रहा है। समझ रहे हो? भारत ने डिमांड बढ़ने के बावजूद कोयला इंपोर्ट करना काट दिया है, कम कर दिया है, क्योंकि भाव महंगा हो गया है। ये कुछ वैसा ही है जैसे आम जनता को महंगा पेट्रोल दिया जा रहा है ये कह के कि हमारे खर्चे बढ़ रहे हैं, रिक्वायरमेंट्स बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है देश की, लेकिन उससे कोयला नहीं खरीदा जा रहा, बल्कि आम जनता को कहा जा रहा है कि आप एडजस्ट कर लो। हालांकि सरकार को इस चीज़ पर पूरा ब्लेम कर देना भी गलत है, क्योंकि हिंदुस्तान जैसे बड़े राष्ट्र को 70% रिलायबिलिटी कोयले पर नहीं होनी चाहिए। लेकिन ओवरनाइट इस रिक्वायरमेंट को आप बदल भी नहीं सकते। अगर आप कोयले की रिक्वायरमेंट पे नहीं जाएंगे तो आपको क्लीन एनर्जी सोर्सेज पे जाना पड़ेगा, मसलन सोलर एनर्जी, दूसरी प्रकार की जो हाइड्रल एनर्जी होती है वो, और जो सबसे खतरनाक और सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है वो न्यूक्लियर एनर्जी है। न्यूक्लियर एनर्जी की अपनी समस्याएं हैं, और अगर भारत के तंत्र में न्यूक्लियर एनर्जी को आप बढ़ावा देने का प्रयास करेंगे
तो चेरनोबिल 1986 में हुआ था, मैं दावे के साथ कहता हूँ हिंदुस्तान में आने वाले 2 से 3 साल में हो जाएगा। खैर उस खबरों पर हम नहीं जाते, हम सिर्फ ये समझने का प्रयास करते हैं कि कोयले की जो ये समस्या उत्पन्न हुई है इसका ठीकरा किस पर फोड़ा जा रहा है। इसका ठीकरा अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमतों पर फोड़ा जा रहा है, इसका ठीकरा चाइना पर फोड़ा जा रहा है, इसका ठीकरा इवन इस बात पर फोड़ा जा रहा है कि कोविड के बाद से हमें उम्मीद नहीं थी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी इतनी तेज़ी से वापस पटरी पे आ जाएगी। मतलब इनडायरेक्टली वो ये लोग कह रहे हैं कि हम दिन रात न्यूज़पेपर में ढिंडोरा पीट रहे थे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी ट्रैक पर आ गई है, लेकिन हमें उम्मीद नहीं थी कि वापस प्रैक्टिकल में आ जाएगी, सच में आ जाएगी और बिजली की डिमांड बढ़ जाएगी। इसके लिए हमने कोयला खरीदा ही नहीं। सिचुएशन ये है कि काफ़ी सारी जगहों पर पावर कटौती स्टार्ट हो गई है। केरला साफ साफ कह रहा है कि शाम होने के बाद आप बिजली के उपकरणों का इस्तेमाल मत करो। सिचुएशन टेम्प्रेरी है, सरकार की भी पूरी तरह गलती नहीं है, क्योंकि बेचारी सरकार पूर्ण बहुमत में होने के बाद कर भी क्या सकती है। क्योंकि कुछ ऐसे फैसले होते हैं जो नोबेल पुरस्कार के लालायित होने के बाद या नोबेल पुरस्कार लेने की आकांक्षा में आपको अपने फैसले अमेंड करने पड़ते हैं, जो कि अंडरस्टूड है, उसमें कोई बड़ी समस्या वाली बात भी नहीं है। लेकिन ये ढिंडोरा पीटा जाना कि हम दुनिया के सर्वश्रेष्ठ एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, या हम दुनिया के सबसे ज़्यादा आम जनता के प्रति सोचने वाले लोग हैं, या हम इस दुनिया में ज़िंदगी जीने का एक नया तरीका देंगे, इकोनॉमी को नया बेटर प्लेटफॉर्म देंगे, हिंदुस्तान की काया पलट देंगे, ये थोड़ा औकात से बाहर जाके बोलना होता है। तो वास्तविकता को स्वीकार किया जाना चाहिए हर लेवल पर, इंक्लूडिंग यू, मी एंड द वन सिटिंग एट द टॉप। जय हिंद।